हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से चालू करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? रिलेशन। ये ठीक है, रिलेशन। यूजली वैसे सेट एंड रिलेशन ऐसे करके चैप्टर आता है, बट जो सेट वाला पार्ट है वो 11th में पढ़ रखा होगा सबने। नहीं पढ़ रखा है तो एक बार इसको चालू करने से पहले सेट हम जरूर रिवाइज कर लें पूरे का पूरा ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। वैसे भी सेट का बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको चाहिए नहीं, बट फिर भी जस्ट टू बी श्योर कि हमें सब कुछ प्रॉपरली समझ में आए, इसलिए हम पढ़ लें। तो शुरू में एक दो चीज़ जो है वो सेट के कॉन्सेप्ट है, जस्ट वी आर काइंड ऑफ रिवाइजिंग। तो ऑर्डर्ड पेयर, ये ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? कोई भी हमने पेयर लिख लिया जिसमें ऑर्डर भी मैटर करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 3,4, ये ठीक है, और हमने बोला कि 3,4 रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट ऑन XY एक्सिस, तो फिर ये इसमें 3 कौन है 4 कौन है ये मैटर करेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया? लिस्टिंग ऑफ a pair of object in a specific order is called ordered pair, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल coordinates of a point in XY plane, ठीक है। इसमें अगर मान लिया मैंने लिखा 3,4 एंड 4,3 will represent different points of the प्लेन, ठीक है। 3,4 एंड 4,3 दो डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा प्लेन के ऊपर। तो ऑर्डर भी मैटर करता है कि पहले 3 लिख रखा है या पहले 4 लिख रखा है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया, इज समथिंग लाइक A, B, ठीक है। पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब क्या है कि 2। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A एंड B, ठीक है, can be denoted as A cross B and is a set which contains all ordered pairs of the type A, B, where A belongs to capital A and B belongs to capital B, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A एंड B कैन बी डिनोटेड एज A क्रॉस B। तो A क्रॉस B करके हमने लिखा A एक सेट है, B एक सेट है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है। A क्रॉस B वो भी एक सेट है, और वो कौन सा सेट है? उसके अंदर हमने A, B टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए उन सबको लिस्ट कर लिया, ठीक है। सच दैट जो पहले वाला नंबर है A, मतलब पहले वाला जो एलिमेंट है A, वो पहले वाले सेट में होना चाहिए, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होना चाहिए। तो ये तो हमने इंग्लिश में लिखा है। इसी बात को अगर मैं लैंग्वेज में या मैथमेटिक्स में लिखूं तो A क्रॉस B, ये ठीक है, कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप, ये ठीक है।
ये प्रॉपर्टी मेथड हो गया। सेट बिल्डर मेथड से जैसे सेट लिखते हैं वो लिखा जा रहा है, ए क्रॉस बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, मतलब क्या उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ए के अंदर मान लिया 1 3 ये 2 एलिमेंट है, एंड बी के अंदर मान लिया 2 5 10 ये 3 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो बेसिकली एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ये ठीक है, एक एलिमेंट जो होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, उसमें से एक एलिमेंट यहां से उठाओ, एक यहां से उठाओ, एक पेयर बन जाएगा। ऐसे जितने भी पेयर बन जाएं सबको बना लिया, उसको कलेक्ट कर लिया। तो जैसे 1 अगर ए यहां पे पहले लिखा है तो पहला एलिमेंट यहीं से आएगा, तो 1 के साथ ये तीनों लिखा, 1,2 एक पेयर हो गया, 1,5 दूसरा पेयर हो गया, 1,10 तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, जब तीनों खत्म हो गए फिर 3 के साथ लिखा, तो 3,2 3,5 3,10 ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के अंदर ये टोटल कितने एलिमेंट आ गए, 6। अब ये बेसिकली 6 कहां से आए, 2 × 3। इसके अंदर अगर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे ए क्रॉस बी के अंदर, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, 6, दैट इज 2 × 3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट या नोट क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये ठीक है, ये रिजल्ट आया। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 6, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, नोट 1 तो ये हो गया। नोट 2, देखो ए क्रॉस बी लिखें या बी क्रॉस ए लिखें, दोनों अलग अलग बातें। अगर हम लिखें बी क्रॉस ए तो भी एलिमेंट तो 6 ही आएंगे, बट फर्स्ट एलिमेंट 1,2 नहीं आएगा, फिर 2,1 2,3 5,1 5,3, मतलब ये उल्टा उल्टा आएगा। और अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखा है तो उसमें तो ये मैटर करेगा कि पहले कौन लिखा है बाद में कौन लिखा है। तो 1,2 एलिमेंट हो गया या फिर 2,1 एलिमेंट हो गया, दोनों अलग अलग बातें। तो इसका मतलब क्या है कि इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर इन जनरल, ये ठीक है, बाई चांस हो भी सकता है, ये ठीक है। अब बाई चांस कैसे हो सकता है, मान लिया इसके अंदर भी 1,2 आ जाए, इसके अंदर भी 1,2 आ जाए। अगर दोनों सेट ही सेम है तो इधर की तरफ से लिखो चाहे इधर की तरफ से लिखो, सेम एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो पहला चीज तो हमने बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट सेम सेट, दे आर डिफरेंट सेट्स, अलग अलग सेट्स हैं। ये ठीक है। नोट 3 क्या है, अच्छा ए क्रॉस बी लिखो, उसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे बी क्रॉस ए में भी उतने ही एलिमेंट आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर आएंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, मतलब ये एक रिजल्ट है, सेट का रिजल्ट है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आता है कि अगर किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मान लिया 5 है, तो उस सेट के कितने सबसेट आ जाएंगे, 2n होता है फॉर्मूला।
तो किसी भी सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा 2⁵, मतलब 32 सबसेट्स बन सकते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ सेट ए कंटेन्स n डिफरेंट, या n डिफरेंट ही होता है सेट के अंदर तो वैसे भी, n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A will be 2⁵n, ठीक है, 2⁵n। अगर किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट बन जाएंगे, 2⁵n। कहाँ से आया ये रिजल्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th में जो पढ़ाया गया कि टोटल कितने सबसेट आएंगे, जो भी सबसेट होगा उसके अंदर इसी सेट से एलिमेंट आएगा। तो हम ऐसे काउंट करेंगे कि एक भी एलिमेंट नहीं आया तो एक सेट बन गया, अगर एक ही एलिमेंट आया और सेट ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो कौन सा एक एलिमेंट, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 ऐसे करके ncn तक के, मतलब एक एक एलिमेंट के लिए nc1 आ जाएगा। फिर अगर दो दो एलिमेंट वाले सबसेट निकाले तो nc2 आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टिल ncn आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला ये होता है 2⁵n, ठीक है। 4th पॉइंट, if number of elements in A is n1 and number of elements in B is n2, then number of elements in A क्रॉस B, यह भी लिखा है था हमने, कितना होगा n1 इंटू n2, ये ठीक है। मतलब A क्रॉस B एक खुद एक सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आता है, वो ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, पहले के अंदर जितने एलिमेंट है दूसरे के अंदर जितने एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसमें पहले सेट में 2 थे, दूसरे सेट में 3 थे, उनको मल्टीप्लाई किया तो A क्रॉस B के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स आ गए, ये ठीक है। अब अगर इस सेट के अंदर A क्रॉस B के अंदर अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस B के कितने सबसेट बना सकते हैं, उस पर यह फॉर्मूला लग जाएगा 2⁵ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2⁵n1 n2। तो इन दोनों को मिला के क्या रिजल्ट आएगा, दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 2⁵n1 इंटू n2, ठीक है, 2⁵n1 इंटू n2। तो जो अभी हमने एग्जांपल लिया था जिसमें सेट A के अंदर 2 एलिमेंट थे, B के अंदर 3 एलिमेंट थे, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आए थे, 6। तो उस वाले केस में A क्रॉस B के कितने सबसेट बन जाएंगे, 2⁵6, ये ठीक है, दैट इज 64 सबसेट्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, अगर हमें हल्की फुल्की सेट थ्योरी आती है, ये जो चैप्टर है रिलेशन, ये ठीक है, दिस इज सपोज टू बी वेरी इजी, और अगर तुम पॉइंट बाई पॉइंट फॉलो करोगे तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेंस का टॉपिक है, एडवांस में आता नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट बनेगा ही नहीं ज़्यादा। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस हो गया, ये ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम set A to set B is subset of A क्रॉस B, ठीक है। मतलब पहले तो मैथमेटिकल डेफिनेशन, फिर उसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है उस पर अभी हम आएंगे, ठीक है। इसने क्या बोला है कि रिलेशन, ये ठीक है, रिलेशन का नाम लेते हैं, चलो R, अ रिलेशन, ठीक है, R1 ले लेते हैं ताकि R सेट ऑफ रियल नंबर से हम कंफ्यूज ना करें। अ रिलेशन R1 डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B का जो सेट है उसके अंदर हमने कुछ भी एलिमेंट्स उठा लिए, उसका कोई भी सबसेट उठा लिया, वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो बेसिकली रिलेशन करता क्या है, ये सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करता है, ये ठीक है। एंड इफ रिलेशन R1 contains an element alpha comma beta, then R1 is said to relate element alpha जो पहले सेट से आएगा टू एलिमेंट बीटा जो दूसरे सेट से आएगा, ये ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज अल्फा R1 बीटा और अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R1, ठीक है। रिलेशन R1 बेसिकली क्या करेगा, कोई भी हमने रूल डिफाइन कर देंगे, ये ठीक है, या फिर कोई भी हमने तरीका बता दिया कि R1 को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने उसने क्या बोलेगा कि अगर हमने देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ की जा रही है, पहले हम उसमें देखते हैं। हम ऐसे बोलेंगे रिलेशन R1 इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, पहले तो इस तरह की लैंग्वेज आएगी, ठीक है। सेट A से सेट B पे एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, तो मैथमेटिकल मतलब तो हम इसको ऐसे बोलेंगे A क्रॉस B का एक सबसेट हो गया, ठीक है। अब A क्रॉस B के तो बहुत सारे सबसेट हो गए, तो कौन से सबसेट की बात करें, तो उसमें आ जाएगा कि जो रिलेशन R1 होगा वो बेसिकली कोई एक रूल होगा, वो ये बोलेगा देखो ये रूल है जिससे हम पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करेंगे। अब जो जो भी एलिमेंट उस रूल को सेटिस्फाई करे वो इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब हमने रिलेशन R1 मान लिया, ये बोला कि R1 बेसिकली पहले के एलिमेंट और दूसरे के एलिमेंट को कब रिलेट करेगा, अगर पहले का स्क्वायर दूसरे वाला एलिमेंट हो जाए, ये ठीक है। मतलब एक तरीका ये हो गया, एक तरीका फॉर एग्जांपल ये हो गया कि हम बोले कि पहले सेट का एलिमेंट उठाया, उसको स्क्वायर किया, अगर वो एलिमेंट दूसरे वाले में प्रेजेंट है, ये ठीक है। मान लिया पहले सेट से एलिमेंट 2 उठाया, उसको स्क्वायर किया, 4 आ गया। अगर 4 B के अंदर प्रेजेंट है तो फिर 2,4 जो ऑर्डर्ड पेयर आया वो इस रिलेशन का एलिमेंट हो गया, मतलब फिर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर वो इस रिलेशन R1 के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे ही करके अगर मैं रूल को चेंज करता रहूँ, अभी तो हमने स्क्वायरिंग बोला, कुछ और भी हो सकता है कि पहले एलिमेंट को 2 गुना किया फिर उसमें 5 जोड़ा, ये B के अंदर अगर लाई कर रहा है तो ये हमारे एक नई रिलेशन आ जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट सबसेट जो आएंगे वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आएंगे। तो एक ही सेट A और B अगर हमने दे रखा है तो A क्रॉस B के अंदर तो हम खूब सारी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग टाइप की। तो कितने टाइप की रिलेशन हम वैसे डिफाइन कर सकते हैं, जितने भी सबसेट बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने ये बोला है कि रिलेशन इज नथिंग बट ए सबसेट। कितने सबसेट बन जाएंगे वही फॉर्मूला हमने ये लिखा था कि अगर मान लिया सेट A के अंदर n1 हो जाए, सेट B के अंदर n2 एलिमेंट्स हो जाएं, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, n1 क्रॉस n2, तो उसके कितने सबसेट बन जाएंगे, 2n1 n2। तो जितने सबसेट बन जाएंगे उतने ही रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। इस पे अभी आई विल कम, ये ठीक है। 6th पॉइंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल relation which can be defined from A to B, ये ठीक है, इन पॉइंट नंबर 4, ये ठीक है। इन 4 मतलब ये वाला, मतलब ये सब डेटा दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग इज इक्वल्स टू 2n1 n2, ठीक है। जितना भी सबसेट होगा, एक सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
तो अगेन आई विल से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी जो हम लिखा था, मान लिया सेट ए है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2। एक दूसरा सेट है मान लिया बी, और उसके अंदर मान लिया 1 4 9, ये 3 एलिमेंट है। तो बेसिकली ए क्रॉस बी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1, 1। ये ठीक है, ये तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से 1 उठाए, यहाँ से 1 उठाए, फिर यहाँ से 1, यहाँ से 4, 1 9, ठीक है। फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 4, 2 के साथ 9, ये ठीक है। ये एक तरीका हो गया, सॉरी ये एक तरीका नहीं हो गया, यही तरीका हो गया। ए क्रॉस बी तो ऐसे आ जाएगा, इतने 6 एलिमेंट्स आ गए। अब जो रिलेशन है, तो इफ R1 इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, देन R1 जो होगा वो बेसिकली सबसेट होगा A क्रॉस B का, ठीक है। इनमें से, इन 6 में से कुछ एलिमेंट होगा। अब वो एलिमेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सारे 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो हम उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन, कि जो R1 है वो वॉइड रिलेशन, उसके अंदर कुछ है ही, ठीक, कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा। वो जो भी रूल बता रहा है R1, उससे कोई एलिमेंट फिट बैठ ही नहीं रहा, ये ठीक है। या फिर अगर मान लिया सारे के सारे 6 एलिमेंट आ जाएं R1 के अंदर, ठीक है, तो हम उसको लेंगे यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A to B। उसके अंदर सारा कुछ आ गया, हर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लिया ये रूल बोल दूं कि जो रिलेशन R1 है, मतलब R1 तो बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, वो तो रूल अगर मैं चेंज करूंगा तो you'll get डिफरेंट रिलेशन। R1 में हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर रूल ये बोल दें कि इट विल रिलेट एलिमेंट A टू एलिमेंट B, ये ठीक है। एलिमेंट A मतलब स्मॉल a, जो सेट A के अंदर है। ये तो हम जनरल एलिमेंट को रेफर करने के लिए A और B बोल रहे हैं। A का वैल्यू 1 या 2 में से कुछ होगा, स्मॉल a का वैल्यू। तो हमने क्या बोला कि रूल क्या है R1। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं रिलेशन का, ऐसे भी हो सकता है कि इट विल रिलेट एलिमेंट स्मॉल a टू एलिमेंट स्मॉल b इफ a प्लस बी इज पॉजिटिव। मतलब उसने क्या बोला कि a कॉमा b इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा अगर a प्लस बी पॉजिटिव हो जाए तो इस हिसाब से तो देखो ये एलिमेंट आएगा क्या, हाँ, क्योंकि 1 + 1 पॉजिटिव है, 1 + 4 पॉजिटिव, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जो अभी मैंने रूल बोला, उस रूल पे तो ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रूल के हिसाब से मैंने अगर R1 लिखा तो ये पूरे का पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। R1 अगर मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि R1 वो है जो स्मॉल a को स्मॉल b से रिलेट कर रहा है इफ a प्लस b जो है वो 50 से बड़ा हो जाए, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 50। तो अब इसमें क्या है, a प्लस बी कहीं पे भी जोड़ लो, 50 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो मतलब जो अब मैंने रूल बोला, जो मैंने दूसरा रिलेशन बोला, इसमें अगर हमने रूल लगाया तो एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा इस वाले केस में। तो इस वाले केस में जो R1 आएगा वो फाई आएगा, वॉइड रिलेशन आएगा, ठीक है। और अगर हम बोल दें कि R1 के अंदर हमने वो सारे एलिमेंट ले लिए जिसमें सम ऑफ द एलिमेंट्स 3 आ जाए, सम ऑफ द एलिमेंट्स इज 3, मतलब a कॉमा b विल बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन R1 इफ a प्लस बी इज 3। तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा हाँ, इन दोनों का सम 3 आ रहा है, तो एक एलिमेंट तो ये आ गया, ये आएगा नहीं, बाकी कुछ नहीं आएगा, तो एक ही एलिमेंट आया, तो ये एक तीसरी रिलेशन हो गया। तो ऐसे करके ये ठीक है, जो भी R1 के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो तो यही आ सकते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो जो R1 होगा वो इसी का सबसेट होगा। तो अगर इसका सबसेट है
तो इसके अंदर तो 6 एलिमेंट है, तो कितनी रिलेशन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो लैंग्वेज कुछ भी हो, अल्टीमेटली जो R1 के सेट बनेंगे ये ठीक है, वो कितने तरह की डिफरेंट रिलेशन आ जाएंगी, तो दैट इज 2⁶, मतलब 64 रिलेशंस बन जाएंगे। ठीक है, 64 रिलेशंस में एक वॉइड रिलेशन भी होगी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आया, एक यूनिवर्सल रिलेशन भी होगी जिसमें सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, A, B, ठीक है, इस टाइप की एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला कि R1 इज डिफाइंड फ्रॉम A to B सच दैट ये ठीक है। अब मैंने मतलब इसको ऐसे बोल दिया कि एक तो देखो हम सीधा सीधा R1 लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट है इसके अंदर, दूसरा हम एलिमेंट्स बताने के बजाय एक रूल बता सकते हैं, तो उसमें हमारा काम थोड़ा बढ़ गया। पहले तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है उस रूल को, फिर उसको उठा के लाएंगे। तो मान लिया कि अगर इसने बोला कि R1 इज डिफाइंड फ्रॉम A to B सच दैट अल्फा मतलब ARB इंप्लाइज, अच्छा ये क्या बोल रहा है, AR1B बेसिकली लिखने का एक तरीका हो गया जो ये बता रहा है कि A, B R1 के अंदर लाई करेगा अगर ये सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे रूल लिख रहे हैं कि क्या सेटिस्फाई होगा, ये केवल ये बोला है कि A, B R1 के अंदर आएगा अगर। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ बोल दिया कि A + B इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर A + B 7 से बड़ा आ जाए तो ऐसे जितने भी एलिमेंट आ जाएंगे वो R1 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने का तरीका ये हो गया। एक क्वेश्चन में तो उसने इतना लिख के छोड़ दिया, अब तुम्हारा सिर दर्द है, तुम ढूंढोगे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो इस वाले केस में हमारे रूल के हिसाब से R1 के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ये आएगा, नहीं ये आ जाएगा, क्योंकि सम मेरे को 7 से ज़्यादा चाहिए, तो ये 9 और 1 10 हो गया, तो एक एलिमेंट तो 1, 9 आ गया, ये आएगा, नहीं ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकते हैं कि R1 इज दिस, तो सीधा से ना हमने बता दिया कि केवल यही 2 एलिमेंट है, या फिर इस तरीके से रूल लिख दिया। ठीक है, ये जो पार्ट लिखा है इसी को लिखने का और तरीका क्या है, हम ऐसे ही बोल सकते थे कि A, B बिलोंग्स टू R1 इम्प्लाइज A + B 7। ये दोनों एक ही बात बोल रहा है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, A, B R1 के अंदर आएगा अगर ये सेटिस्फाई हो जाए। उसी को लिखने का ये भी तरीका है, A, R1, B, मतलब R1 जो है वो A को B से रिलेट करेगा अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। A, B बिलोंग्स टू R1 का मतलब भी ये है कि R1 जो है वो A को B से रिलेट कर रहा है। ठीक है, किस रूल से रिलेट कर रहा है वो ये है। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर केस को अगर मैं वेन डायग्राम से दिखाऊं तो वो ऐसे आएगा, सेट A, सेट B। सेट A के अंदर वैसे कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 और 2। B के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 4, 9। A से B में रिलेशन R1 डिफाइन कर रखा है। अब इसने बोला कि 1, 9 इसके अंदर आ रहा है, 2, 9 आ रहा है, मतलब वो 1 को रिलेट कर रहा है 9 से। ये एलिमेंट इसके अंदर है, 1, 9 R1 के अंदर है। इस बात को देखो हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1, 9 बिलोंग्स टू R1। ये तो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि बस क्या बोला जा रहा है। तो 1, 9 बिलोंग्स टू R1 बोलने का मतलब क्या है कि 1, 9 इसका एक एलिमेंट है, ये ठीक है। या फिर 1 को 9 से रिलेट कर रहा है ये रिलेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 R1 9। R1 तो हो गया रिलेशन का नाम, और 1, 9 का मतलब क्या है कि ये 1 को 9 से रिलेट कर रहा है। और डायग्राम पे हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1 को 9 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, फिर इसकी वजह से 2 को भी 9 से रिलेट कर रहा है, तो ऐसे भी आ जाएगा। सही है, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये रिलेशन R1 को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है,
ये क्या मतलब इन एरो से भी मेरे को क्या पता लगेगा कि 1 को 9 से रिलेट कर रहे हैं एंड 2 को 9 से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1,9 एक पॉइंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया इस रिलेशन के अंदर, एंड 2,9 भी एक पॉइंट हो गया। ये तो हमने डिस्कशन किया। बेसिकली क्या होता है कि इसी को पढ़ने में बच्चों को समझ भी नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि इन सिंबल्स के मतलब क्या है, ऐसे लिखा तो क्या बोलना चाह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। ठीक है, तो इसी केस में मान लिया हम R2 ऐसे डिफाइन कर लें, R2 A to B डिफाइन है। ठीक है, R2 मतलब कोई दूसरी रिलेशन है A to B, इसका मतलब A to B डिफाइन है। ठीक है, एंड रूल फिर बताना पड़ेगा किस रूल से डिफाइन करें, तभी जब तक रूल नहीं पता मेरे को क्या पता लगेगा कौन से एलिमेंट को उठाना है कौन से को नहीं उठाना है। तो मान लिया अगर हम लिखते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज, या A R to B भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज A is greater than equals to, या ऐसे लिखते हैं 2A is less than or equals to B। मान लें ये रिलेशन हो गया। ठीक है, उसने क्या बोला कि A, B R2 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, उसका मतलब क्या कि जो 2A है वो B से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब इसने एक और रूल बोल दिया, अब इस रूल से तुम पता लगाओ कि कौन कौन सा रिलेशन इसके अंदर आना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, R2 के अंदर क्या क्या आना चाहिए। देखो A जो है वो पहला एलिमेंट है, तो वो पहले वाला एलिमेंट A हो गया, दूसरे वाला B हो गया, तो ऐसे टेस्ट करेंगे। तो इसने बोला कि 2A पहले का ट्वाइस दूसरे से या तो छोटा हो या बराबर हो। तो पहले का ट्वाइस 2 दूसरे से ना तो छोटा है ना बराबर है, 2 ना तो 1 से छोटा है ना बराबर है, तो ये एलिमेंट नहीं आएगा। इसका पहले का ट्वाइस 2 वो 4 से ना तो छोटा है ना बराबर है, ये भी नहीं आएगा। इसका ट्वाइस 2 9 से वो ना तो छोटा है ना बराबर है, ये भी नहीं आएगा। इसका ट्वाइस 2 4, ये ठीक है, वो 1 से छोटा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट आ जाएगा। ये जो एलिमेंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस रिलेशन के अंदर 2,1 आएगा। यहाँ हम ये बोलेंगे कि ये जो रिलेशन R2 है वो एलिमेंट 2 को एलिमेंट 1 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, फिर 2,4 आएगा क्या, तो पहले का ट्वाइस 4 वो दूसरे से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो है बराबर है, कोई भी एक चीज़ चल जाएगी, तो 2,4 भी आएगा। ठीक है, 2,9 नहीं आएगा क्योंकि पहले का ट्वाइस 4 हो गया, 4 ना तो, अच्छा गड़बड़ कर दिया, पहले का ट्वाइस B से छोटा होना चाहिए या बराबर, तो इसका ट्वाइस कितना हो गया 2, वो 1 से छोटा नहीं है। ठीक है, ये तो चलो सही था। इसका ट्वाइस कितना हो गया 2, वो 4 से छोटा है, तो 1,4 आएगा। पहले का ट्वाइस कितना हो गया 2, वो 9 से छोटा है, तो 1,9 भी आएगा। फिर पहले का जो ट्वाइस है 4 वो B से छोटा नहीं है, 4 1 से छोटा नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, उल्टा पढ़ दिया हमने, दोबारा एक बार। पहले वाले का 2 गुना दूसरे से छोटा होना चाहिए या बराबर, तो पहले वाले का 2 गुना 2 वो 1 से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो ये नहीं आया। इसका 2 गुना 2 वो 4 से छोटा है, तो ये आ गया। फिर इसका 2 गुना 2 फिर वो 9 से छोटा है, तो ये भी आ गया। इसका 2 गुना 4 वो 1 से छोटा नहीं है, तो नहीं आया। इसका 2 गुना 4, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो ये भी आ गया। फिर 2,9 में पहले वाले का डबल किया, क्यों डबल किया, क्योंकि इसने डिफाइन किया कि रिलेशन में ऐसे ही डिफाइंड है, तो इस एलिमेंट के लिए पहले वाले का डबल किया, 4 आ गया, वो 9 से छोटा है, तो ये भी आ जाएगा। तो 2,9 मतलब इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएं, A इस बार रिलेशन का नाम है R2, B में इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, इसके अंदर कितना था 1 4 9, तो ये देखो 1 को 4 से रिलेट कर रहा है, 1 को 4 से रिलेट कर रहा है।
1 को 9 से रिलेट कर रहा है, तो 1 को 9 से भी रिलेट कर रहा है तो एक और एरो आ गया। 2 को 4 से रिलेट कर रहा है, तो 2 को 4 से रिलेट किया, एक और एरो आ गया। 2 को 9 से रिलेट कर रहा है तो एक और एरो आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें हैं, तो 4 ही एरो आ गए। तो ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। ठीक है, इससे हम विजुलाइज कर सकते हैं क्या कर रहा है। मतलब ये एलिमेंट 1 को रिलेट कर रहा है 4 से भी, एंड एलिमेंट 1 को रिलेट कर रहा है 9 से भी, इस रूल से। तो ऐसे करके एक रिलेशन हमने डिफाइन किया। तो वंस अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज if a relation R is defined from set A to set B, then if R is 5, मतलब R is null set, कोई भी एलिमेंट नहीं आया, then चलो R1 लिख लिया, then R1 is called, ये ठीक है, void relation. Then R1 is called void relation. और if R1 पूरे का पूरा A क्रॉस B के बराबर हो जाए, ठीक है, पूरा ही आ गया, कुछ बचा ही नहीं, then R1 is called universal relation. Then R1 is called universal relation. ठीक है, फिर ये तो कुछ भी दो टर्म थे। अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज लिखा हो कि रिलेशन R1 इज डिफाइंड ऑन सेट A, बस उसने बोला नहीं कि A से B, केवल एक सेट बोल के ही चुप हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि जो A और B है वो दोनों की जगह हम A ही ले लेंगे। जो भी सेट वो बोल रहा है उसी को दोनों की जगह पे ले लिया, A टू A हो गया फिर बेसिकली। ठीक है, तो इसी बात को लिख लिया, इफ रिलेशन R1 is defined on set A, then it means, अगर एक ही सेट का नाम बोला जाए, then it means that it is defined from A to A, ठीक है, और it is the subset of A cross A. It is the subset of A cross A. ठीक है, ये नेक्स्ट डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिफाइन किया कि अगर हमने A से B में डिफाइन किया एक रिलेशन को R1 को, और उस R1 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया, दैट वुड मीन कि जो R1 है वो वॉइड रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है। ठीक है, दूसरा, अगर उसके अंदर पूरे का पूरा सेट आ गया A क्रॉस B, उसका मतलब क्या हो गया कि जो R1 है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि अगर मान लिया केवल क्वेश्चन में इतना बोल के छोड़ दिया जाए कि रिलेशन R1 इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, इतना बोल के छोड़ दें, दूसरे सेट का नाम ही नहीं लिया, तो उसका मतलब क्या है कि वो रियल से रियल पे डिफाइंड है। ये अभी हमने लिखाया।
ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। रिलेशन R1 डिफाइंड ऑन सेट A is called identity relation। ये ठीक है। if ठीक है, अगर हमने बोला कि सेट ए पे एक रिलेशन R1 डिफाइंड है विच इज़ एन आइडेंटिटी रिलेशन, तो उसका मतलब क्या हो गया? पहली बात तो जो ए होगा, सॉरी, जो रिलेशन R1 होगा वो A क्रॉस ए पे डिफाइन होगा। ये ठीक है, मतलब A क्रॉस ए का सबसेट होगा, या फिर A टू A डिफाइन होगा। अब A टू A डिफाइन है तो दोनों के अंदर एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। अगर इधर 1 2 3 लिखा है तो इधर भी 1 2 3 लिखा है। ठीक है, तो जब उनको रिलेट करेंगे, जब A क्रॉस A लिखेंगे तो ऐसे आएगा 1 1 1 3 1 2, ये ठीक है, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, इतने एलिमेंट्स आएंगे 9। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होगा कि इसमें से जो 1 1 2 2 3 3 वाले एलिमेंट है वो उठा लिए, बस कोई एक्स्ट्रा नहीं उठाया और कोई छोड़ा नहीं। ऐसे नहीं कि 1 1 2 2 उठा लिया 3 3 छोड़ दिया, नहीं, सारे उठने चाहिए। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होगा कि ये दोनों सेम होने चाहिए प्लस सारे आने चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हमने बोला कि R1 डिफाइंड ऑन set A which is -1 2 7 is an identity relation, then ठीक है, R1 अगर मान लिया हमने सेट A पे डिफाइन किया है और ये मान लिया एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो R1 के अंदर क्या क्या आ सकता है? देखो A क्रॉस A पे डिफाइन होगा, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे, उसमें से केवल सेम वाले एलिमेंट्स उठा लिए। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएगा? -1, -1, 2, 2 एंड 7, 7। तो दो चीज़ ध्यान देने की है। क्या? पहले तो इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई मिस हो जाए। दूसरा, इन तीनों के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए, मतलब इसमें तो A क्रॉस A लिखेंगे तो उसमें तो 2, 7 भी एक एलिमेंट आएगा, वो नहीं आ सकता यहाँ पे। डिसिमिलर एलिमेंट्स नहीं आ सकते। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या? केवल इतना ही आ सकता है। तो अगर मान लिया सेट A के अंदर अगर मान लिया 5 एलिमेंट्स हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन के जो भी आइडेंटिटी रिलेशन उस सेट पे डिफाइंड होगा उसके अंदर भी 5 ही एलिमेंट होगा, बस वो ही रिपीटेड लिखा होगा। जैसे सेट A के अंदर 3 एलिमेंट है, -1 2 7, तो अगर आइडेंटिटी रिलेशन है, ये ठीक है, आइडेंटिटी इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये ठीक है, रिलेशन का एक टाइप है। तो उसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ये ठीक है, -1, 2, 2, 7, 7, ये आ जाएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
तो उसमें लिखा इफ रिलेशन R1 is defined on set A, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, दैट इज इट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। इफ रिलेशन R1 इज डिफाइंड ऑन सेट A, उसका मतलब है कि A क्रॉस A का सबसेट है, देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, फर्स्ट टाइप रिफ्लेक्सिव। इफ it is called reflexive if A comma A belongs to capital A for A comma A belongs to, रिलेशन का नाम था कैपिटल R1 if for all A belonging to capital A, ठीक है। दोबारा मतलब टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर मान लिया एक रिलेशन R1 है जिसको हमने सेट A पे डिफाइन किया है, ठीक है। सेट A पे डिफाइन करने का मतलब क्या है कि A क्रॉस A पे डिफाइंड है, पहली बात। दूसरी बात, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू कैपिटल A, अगर A कॉमा A टाइप सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब ऐसा बोले कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो अभी बताया था आइडेंटिटी होता है, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहां हमने क्या बोला था, आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या बोला था कि A कॉमा A टाइप सारे एलिमेंट अंदर आने चाहिए रिलेशन R1 के अंदर, एंड एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आना चाहिए। दो बातें बोली थी कि एक तो कोई मिस नहीं होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 सब आने चाहिए जितने भी पॉसिबल है, ठीक है। पहली बात, ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनके अलावा कोई नहीं आना चाहिए, मतलब 1,3 करके नहीं आ सकता। यहां पे क्या है, रिफ्लेक्सिव में क्या है, इसने बोला कि जो पहले वाला पार्ट है वो तो ऐसे ही है कि 1 1 2 2 ये सारे रिलेशन आने चाहिए, ठीक है, ये सारे रिलेशन शुड बी प्रेजेंट। बट इसने दूसरे पार्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला कि और कुछ नहीं आ सकता। तो यहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया हमने। आइडेंटिटी में तो हमने क्या बोला कि A कॉमा A टाइप ही आ सकता है, उनमें से कोई मिस नहीं होना चाहिए। यहां पे इसने क्या बोला कि A कॉमा A टाइप तो आना ही चाहिए विदाउट कोई मिस हुए, उसके अलावा एक्स्ट्रा आता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, मान लिया R1 इज डिफाइंड ऑन A विच इज 1 2 5, ठीक है। देन इफ R1 इज, मान लिया इसके अंदर ये एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 2 2 2 5 5 5, ये ठीक है, ये एलिमेंट्स आए, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 5 5 आ गया। तो देखो यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, तो सिमिलर वाले 3 ही एलिमेंट बनेंगे 1 1 2 2 5 5। तो ये तीनों इसके अंदर हैं, बस ये खुश हो गया कि रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके अलावा कोई आ जाए तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। तो ये वाला रिलेशन R1 इज रिफ्लेक्सिव, ये ठीक है, बट R1 इज नॉट, ये ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन? क्योंकि ये 2,5 आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, लेट R2 इज डिफाइंड एज या डिफाइंड ऑन सेट A विच इज
1 to 5, ठीक है, एंड अल्फा R2 बीटा implies अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। दोबारा उसमें क्या R2 इज डिफाइंड ऑन दिस सेट, ये ठीक है, तो A क्रॉस A पे डिफाइंड है। रूल क्या है डिफाइन, यहाँ तो हमने सीधा सीधा एलिमेंट ही लिख दिया कि R1 के अंदर यही एलिमेंट है, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया कि R2 इज डिफाइंड ऑन सेट A, और फिर हमने रूल बता दिया एलिमेंट अब तुम खुद ढूंढो कि कौन कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। रूल क्या है कि अगर अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है, ये ठीक है, वो अगर 2 या 2 से छोटा है तो वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दिस इंप्लाइज R2 के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने 1 उठाया, 1 का 1 के साथ देखा, 1,1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1,1 का जो डिफरेंस है वो 0 है, तो 0 तो 2 से छोटा होता है, तो सही है। फिर 1,2 आएगा क्या, आएगा, क्योंकि 1 और 2 का जो डिफरेंस है वो भी 1 होगा, वो भी छोटा है। फिर मतलब 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 5, 1 के साथ 5 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 1 और 5 का जो डिफरेंस है वो 4 है, वो तो छोटा नहीं होता 2 से, ठीक है। अब 1 पूरा हो गया, अब हमने 2 उठाया, 2,1 आएगा क्या, हाँ, क्योंकि 2 और 1 का ये तो मॉड लगा रखा है, तो अल्फा में से बीटा घटाओ या बीटा में से अल्फा घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आएगा, वो 2 से छोटा है तो चलेगा। 2,2 आएगा, ठीक है। फिर 2,5 नहीं आएगा, क्योंकि 2,5 जो होगा, 2 और 5 का डिफरेंस 3 हो गया, तो 3 तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 3 तो 2 से छोटा नहीं होता, ठीक है। 1 पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया, अब 5, 5,1, 5,2, 5,5 ऐसे देखना है, तो 5,1 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि डिफरेंस 4 का है, 4 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 5,2 आएगा क्या, नहीं, 5,2 का डिफरेंस भी कितना है, 3 का, तो वो भी नहीं आएगा। 5,5 आएगा, हाँ, क्योंकि उसका डिफरेंस 0 का है एंड 0 इज लेस देन 2। तो ये हो गया हमारा 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 5,5। अब हमसे पूछा जाए कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो अगर A के अंदर 3 एलिमेंट है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी रिफ्लेक्सिव होने की, कि 1, 1, 2, 2, 5, 5 तो होना ही चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखो 1, 1 आ गया, ठीक है, 2, 2 आ गया, 5, 5 आ गया, कोई भी बचा नहीं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्या, हाँ, रिफ्लेक्सिव है। ये आइडेंटिटी है क्या, तो वो है नहीं, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया। आइडेंटिटी तो जैसे बोलते हैं ना, बहुत चूजी है, बहुत नक चढ़ा है, वो तो बोलेगा बस ये आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो रिलेशन में पहली टाइप का रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव, जिसके अंदर हमने क्या बोला कि A, A टाइप्स जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन सब आने चाहिए, उनके अलावा कुछ आता है तो कोई दिक्कत भी नहीं। अब उसी में सेकंड टाइप का रिलेशन क्या हो गया, इज कॉल्ड सिमेट्रिक, मतलब ऐसे लिखा था ना कि रिलेशन R1 डिफाइंड ऑन सेट A इज कॉल्ड
फर्स्ट पार्ट था रिफ्लेक्सिव, अब सेकंड पार्ट इज सिमेट्रिक। मतलब R1 को सिमेट्रिक बोलेंगे इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू R1 implies बीटा कॉमा अल्फा बिलोंगिंग टू R1। ठीक है, मतलब इसने क्या बोला कि रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर अल्फा कॉमा बीटा शुड इम्प्लाई, अगर अल्फा कॉमा बीटा, देखो हम इफ बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं, अगर अल्फा कॉमा बीटा R1 के अंदर है तो अल्फा बीटा को हमने पलट दिया, बीटा कॉमा अल्फा भी R1 के अंदर होना चाहिए। सही है, ध्यान से सुनो। इसने क्या बोला कि सिमेट्रिक कब बोलेंगे एक रिलेशन को? कि अगर उस रिलेशन के अंदर 2,3 है, अगर उस रिलेशन के अंदर 2,3 है तो फिर 3,2 भी होना चाहिए। सही है। अब हम बोलेंगे 2,3 नहीं है तो कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं, बात ही खत्म होगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2,3 तो आ जाए बट 3,2 नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। ठीक है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। मतलब पलटने पे जो एलिमेंट बनता है वो भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट, अगर मैंने एक रिलेशन लिखा R2 जिसके अंदर ये एलिमेंट है 1 1 1 4, ठीक है, 2 3 4 1, ये ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं। तो मतलब सेट ए क्या है पता नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये मान लिया हमें रिलेशन है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या ये ठीक है रिफ्लेक्सिव है, तो देखो अगर ये ए के ऊपर डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो ए के अंदर ऑफ कोर्स 1 2 4 3 ये तो होनी चाहिए, तभी तो ये नंबर आ रहे होंगे। तो रिफ्लेक्सिव अगर होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो होना ही चाहिए था, और हो सकता है कि एक के अंदर और भी कुछ हो, बट इसमें 2 2 तो आया ही नहीं, तो पक्की बात है कि रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दोबारा सुनो, R2 जो भी रिलेशन होगा वो किसी सेट पे डिफाइन होगा, ये ठीक है। अब R2 के अंदर अगर ये एलिमेंट आ रहा है 1 1 1 4 2 3, तो वो 1 4 एक 1 उसी सेट से उठाया होगा, 4 भी उसी सेट से उठाया होगा, तो उस सेट के अंदर पक्की बात है कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ये तो होगा ही होगा। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। हमारा तो इसी से काम चल गया कि देखो 1 1 2 2 4 4 तो होना ही चाहिए, और अगर 1 1 2 2 4 4 होता तो भी हम नहीं बता पाते कि वो रिफ्लेक्सिव है नहीं है, क्योंकि फिर हो सकता है उस सेट के अंदर और 5 भी होता। ठीक है, तब तो मेरे को वो सेट चाहिए होता है जिसके ऊपर ये डिफाइन किया गया है। बट इसमें तो हम पक्का बोल सकते हैं कि 4 तो है, बट 4,4 तो है ही नहीं इसमें, तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का नहीं है। फिर हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक है क्या? ठीक है, तो वो देखते हैं। ये 1,1 इसको हमने पलटा तो हमें मिला वापस 1,1, तो वो इस सेट के अंदर है, हाँ ये खुद ही है। ठीक है, तो चल गया, इसको कोई टेंशन नहीं है, आगे गए। अब क्या मिला? 1,4, हमने उसको फ्लिप किया तो हमें मिला 4,1। फिर हमने देखा कि 4,1 इस सेट में है क्या, तो हाँ है ये, तो चलो इसकी तरफ से भी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है तो ऑफकोर्स इसकी तरफ से भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसका पलटेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमें मिला 2,3, तो 2,3 को अगर मैंने फ्लिप किया तो 3,2 आएगा। फिर सेम क्वेश्चन, 3,2 इस सेट में है क्या, तो आंसर इज नहीं। तो अगर नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, और मान लिया एक और एग्जांपल ले लिया 2, मान लिया R3 इज डिफाइंड ऑन 137 एज, R3 के अंदर मान लिया ये एलिमेंट है 1 1 3 3, सही है, केवल ये एलिमेंट।
तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बताना है। तो सोचो रिफ्लेक्सिव है क्या, तो आंसर इज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1 1 3 3 7 7 तीनों ही होना चाहिए, या 7 7 तो है ही, ठीक है। सिमेट्रिक है क्या, तो आंसर इज हाँ। क्यों है सिमेट्रिक? तो मैं पूछूंगा तुम बताओ क्यों नहीं है सिमेट्रिक। अगर मान लिया उसके अंदर अल्फा बीटा आ गया और बीटा अल्फा नहीं आया, तब तो हम बोल सकते हैं ये तो फेल हो गया, एक टर्म तो आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है। इसमें कहाँ फेल हो रहा है? 1, 1 है, उसको हमने पलटा, 1, 1 आ गया, पलटा मतलब फ्लिप किया, तो वापस 1, 1 आ गया, वो है सेट के अंदर। 3, 3 उसको फ्लिप किया तो वापस यही आ गया 3, 3, वो भी है सेट के अंदर, और कुछ है ही नहीं। तो कहीं कुछ वॉयलेट ही नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है, ठीक है। दिस वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर लिया। आगे थर्ड टाइप का, ठीक है। पहला कौन सा टाइप था? रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या था? सिमेट्रिक। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव। ठीक है। तो रिलेशन को ट्रांजिटिव कब बोलेंगे? अगर मतलब उसके थ्रू ट्रांजिशन हो पाए, मतलब अगर 1 2 से रिलेटेड है, अगर बोला है, अगर है तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो हम बीच में से 2 को निकाल दें, अब क्या बचा? 1 3। तो अगर 1, 3 भी उसके अंदर आ जाए तो फिर वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है? ट्रांजिटिव। अ रिलेशन, ये ठीक है, R2 या R1 लिख लिया, डिफाइंड, वैसे ये तो हमने सब ऊपर लिख ही दिया था, हमने सबसे ऊपर तो ये लिख ही दिया था ना, अ रिलेशन R1 इज डिफाइंड ऑन सेट A इज कॉल्ड। इसके बाद फर्स्ट पार्ट था रिफ्लेक्सिव, सेकेंड पार्ट था सिमेट्रिक, थर्ड पार्ट इज ट्रांजिटिव। इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू R एंड बीटा कॉमा गामा बिलोंगिंग टू R implies अल्फा कॉमा गामा बिलोंगिंग टू R। R नहीं, मतलब R1 बोला था रिलेशन को, तो R। देखो ये भी कंडीशनल है, इसने ये नहीं बोला कि अल्फा कॉमा बीटा उसके अंदर होना ही चाहिए, उसने ये नहीं बोला, उसने तो क्या बोला कि अगर अल्फा कॉमा बीटा उसके अंदर है, पहला अगर, फिर अगर उसके अंदर बीटा कॉमा गामा भी है, अल्फा कॉमा बीटा भी है, बीटा कॉमा गामा भी, मतलब ये दोनों सेम है। अगर ऐसा है तो ये जो बीच में दो सेम है उसको हमने खींच लिया, तो जो कॉर्नर वाले बचे अल्फा गामा, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो R1 जो रिलेशन है दैट विल बी ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है कि अल्फा कॉमा बीटा टाइप चीज ही ना हो उसमें, तो छुट्टी हो गई, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। दूसरा हो सकता है अल्फा कॉमा बीटा तो है, बट बीटा से शुरू होने वाला कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है, मतलब बीटा कॉमा गामा जैसी चीज ही नहीं है, तो भी अच्छी बात है, तो भी हो गया हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगा कि 1, 2 भी उस सेट के अंदर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 भी आ जाए, 1, 2 आ जाए, 2, 3 आ जाए, बीच में से अगर 2 निकालेंगे तो 1, 3 अगर उसमें मिसिंग हो जाए तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। मतलब हमने क्या बोला कि इसका होना जरूरी नहीं है, बट अगर ये है एंड अगर ये भी है तो फिर वो भी होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल
हमने एक रिलेशन लिखा R2, उसके अंदर ये एलिमेंट है 1,1, ठीक है, 1,2, 2,3, ये एलिमेंट है। तो पहली बात तो इज इट रिफ्लेक्सिव, तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि 2 हमें दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर 2 तो हो गई तभी यहां आ रहे हो, बट 2,2 तो इसमें है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो ये पक्की बात है कि नहीं है, ये ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर दूसरा सिमेट्रिक, ये ठीक है, वो भी नहीं है, क्योंकि अगर सिमेट्रिक होता तो अगर 1,2 प्रेजेंट है तो उल्टा 2,1 भी होना चाहिए, वो तो है ही नहीं इसमें, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब आएगा तीसरा ट्रांजिटिव, ये देखो चेक करना पड़ेगा एक एक करके। जैसे 1,1 हमें मैच क्या कराना है, एक एलिमेंट का दूसरा और दूसरे एलिमेंट का पहला, अगर वो सेम है तो उसको बीच में से खींच लो, जो बच गया वो भी होना चाहिए। तो जैसे 1,1, इसका ये दूसरा एलिमेंट कितना है 1, इसका पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है। अगर इन दोनों को बीच में से निकाल दें तो क्या क्या बचा, 1,2, ये होना चाहिए, तो 1,2 तो ये खुद ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये तो हो गया, इसकी वजह से हो गया। अभी तो और भी चेक करेंगे। अब इसका एलिमेंट 1 और किसी का पहला एलिमेंट 1 नहीं है, ठीक है, तो अब ये पहला एलिमेंट भूल गए, अब इस पे आ गए। अगर इसका एलिमेंट 1, 2 है, दूसरा एलिमेंट इसका 2 है, तो फिर मैंने ये देखा किसका दूसरा एलिमेंट, सॉरी इसका तो दूसरा एलिमेंट 2 है, तो किसका पहला एलिमेंट 2 है, तो वो यही आ गया, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। 2,3 ये बीच में मैच कर गया, तो इसको खींच लिया, कितना बचा 1,3, इसके अंदर है क्या, नहीं, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर एक बार भी फेल हो जाए तो बस फेल, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस केस में। और एग्जाम्पल 2, मान लिया एक रिलेशन R3 है जिसके अंदर एक 1,1 है और एक मान लिया 2,2 है, ये ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये बताना है। तो पहली बात तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो ध्यान से सोचो, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो आंसर इज आर, मतलब आर रिफ्लेक्सिव के लिए लिखा है, आंसर इज इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। अगर केवल इतना ही बता रखा है तो मेरे को पता नहीं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि सेट ए क्या है। अगर मान लिया सेट ए के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट है 1 और 2, तब तो यहाँ सारे पेयर आ गए, 1,1 भी आ गया, 2,2 भी आ गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर मान लिया सेट ए के अंदर आ गए 1, 2, 3, तो 1,1, 2,2, 3,3 तीनों आने चाहिए, यहाँ 3 तो आए नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि केवल इतने इंफॉर्मेशन से आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस, ये ठीक है, इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉमेंट, ये ठीक है, ये बोलने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन में और भी कुछ दिया होना चाहिए, ठीक है, ये तो हमने चलो इसका बोल दिया। अब आते हैं हम सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का क्या था, इसको कोई टेंशन नहीं कौन एलिमेंट आए ना आए, बस इसको तो एक टेंशन है कि अगर अल्फा कॉमा बीटा आया तो उसको पलटने पे बीटा कॉमा अल्फा भी आना चाहिए। तो ये जैसे 1,1 आया, इसको पलटा तो 1,1 आना चाहिए, वो तो ये खुद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2,2 आया, उसको फ्लिप किया, वापस ये आ गया 2,2, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक है, बोलेंगे इसको सिमेट्रिक। क्यों बोलेंगे, क्योंकि कहीं फेल ही नहीं हो रहा, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि अल्फा कॉमा बीटा तो आ गया बट बीटा कॉमा अल्फा नहीं आया, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर 2 हमने पेयर ऐसे उठाए कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला एलिमेंट सेम है, तो उनको बीच में से निकाल दें, तो ये जो कॉर्नर वाले हैं
इनसे जो एलिमेंट बना वो भी सेट के अंदर होना ही चाहिए, पक्की बात है। तो यहाँ पे देख लो, इसका दूसरा एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, तो ये मैच ही नहीं कर रहा। इसको अगर इधर उठा के रखें तो इसका दूसरा 2 है, इसका पहला 1 है, वो मैच ही नहीं कर रहा। तो मतलब इसमें अल्फा कॉमा बीटा एंड बीटा कॉमा गामा जैसी चीज़ ही नहीं है। तो चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं है तो बढ़िया है, फिर ये ट्रांजिटिव भी है। क्योंकि बच्चों को लगना ये ट्रांजिटिव कैसे हो गया, तो कुछ बच्चों को ये शक हो रहा होगा, ये तो गलत बता दिया शायद, ये तो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, ये ट्रांजिटिव कैसे हो गया। तो आई विल आस्क, तुम बताओ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, यू गिव मी दिस आंसर। कहाँ ये कंडीशन वॉयलेट हो रहा है, ये कंडीशन कहाँ पे फेल हो गया वो बताओ मेरे को। कि देखो 1,2 भी आ रहा है, 2,3 भी आ रहा है, बट 1,3 नहीं आ रहा। तो ये तो हमने चलो एग्जांपल दे दिया कि ये वॉयलेट हो गया। इसमें बताओ कहाँ क्या चीज़ फेल हो गया। कुछ भी फेल नहीं हुआ, ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं। जब फेल नहीं हुआ तो पास हो गया, उसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव हो गया प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो अभी तक हमने किस किस की बात कर दी। पहला था रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेट्रिक, तीसरा था ट्रांजिटिव। अब आते हैं फोर्थ पे। ठीक है, फोर्थ में क्या है, सबसे इजी इक्वलेंस। तो एक रिलेशन को इक्वलेंस कब बोलते हैं, ये ठीक है, ये इसका अपना कोई डेफिनेशन है। इसने बोला कि अगर पहले तीनों सेटिस्फाई हो जाएं तो उसको हम इक्वलेंस बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों तरह हो जाए कोई भी रिलेशन तो उसको हम इक्वलेंस बोलेंगे। तो वो जो सबसे ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखा था वो तो अभी ध्यान रखो, क्या बोला था वहाँ पर हमने कि अ रिलेशन R1 डिफाइंड ऑन सेट A इज कॉल्ड, फर्स्ट पार्ट दिस, सेकेंड पार्ट दिस, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट आ गया इक्वलेंस इफ it is reflexive, comma symmetric and transitive। ठीक है, तो इक्वलेंस कब बोलेंगे, अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाए। मतलब इक्वलेंस का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों हो जाए देन इट विल बी कॉल्ड इक्वलेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही चेक करने के लिए बनेंगे कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, केवल से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, या ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव दोनों हैं, सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। उसमें भी क्वेश्चन क्या होगा कि अगर इजी क्वेश्चन होगा तो हम R खुद ही लिख के बता देंगे कि R बराबर इसके अंदर ये एलिमेंट है 1,2 1,3, जैसे अभी हम कर रहे थे, एलिमेंट ही बता दिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि हमने रूल बता दिया, अब खुद एलिमेंट ढूंढो पहली बात तो, और फिर चेक करो कि ये तीनों हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट relation R1 is defined on set of natural number। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कैपिटल N पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, ठीक है, अल्फा R1 बीटा, मतलब अल्फा को बीटा से रिलेट करेगा अगर अल्फा R1 बीटा इंप्लाइज
इम्प्लाइज अल्फा बराबर 2 बीटा, ठीक है। देन फाइंड वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और नॉट, मतलब ये सब है या नहीं, इंडिविजुअली बताना है। ठीक है, मतलब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है R1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, और इसके अंदर अल्फा कॉमा बीटा, मतलब ये अल्फा को बीटा से रिलेट करेगा ऐसे बोल दो, या फिर इसके अंदर एक एलिमेंट होगा अल्फा कॉमा बीटा इफ अल्फा बराबर 2 बीटा, मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे का ट्वाइस होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर 2,1 आ जाएगा, ठीक है, 2,1 आ जाएगा इसके अंदर, 1,2 नहीं आएगा, क्योंकि 1,2 में जो पहला नंबर 1 है वो दूसरे का डबल थोड़ी ना है। दूसरा अगर 1,2 है तो दूसरे का डबल तो 4 हो जाएगा, तो वो तो इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके चेक करेंगे सॉल्यूशन। देखो, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है कि 1,1, 2,2, 3,3 ऐसे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर सारे आने चाहिए इसके अंदर। 1,1 भी एक एलिमेंट होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। तो अब हमने पूछा ऐसा होगा क्या, क्या इसके अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4? तो आंसर इज ऑफकोर्स नॉट। इसने तो क्या बोला है कि एलिमेंट जब ही आएगा जब पहले वाला दूसरे का डबल हो जाए। तो 1,1 में जो दूसरे वाला 1 है उसका डबल तो 2 होगा, तो पहला नंबर तो 2 है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर चलो रिफ्लेक्सिव के लिए मना हो गया। दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है क्या? तो सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि अल्फा कॉमा अगर बीटा आया तो बीटा कॉमा अल्फा भी आना चाहिए। तो अगेन ऑफ कोर्स नॉट। पहले वाला नंबर अगर दूसरे का डबल है तो 4,2 तो इसके अंदर आएगा, क्योंकि 4,2 में जो पहला नंबर 4 है वो दूसरे का डबल है। बट 2,4 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो पहला नंबर 2 है वो 4 का डबल थोड़ी ना होगा, वो तो डबल 8 हो जाएगा। सही है, तो अगर एक भी जगह जैसे 2,4 आएगा नहीं, 4,2 आएगा, यहीं पे सिमेट्री ब्रेक हो गई, तो बाकी हमें कोई देखने की जरूरत ही नहीं। अगर एक भी हम काउंटर एग्जांपल ले आए कि देखो यहां फेल हो गया, ये नहीं आ रहा, तो बस ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर हम बोलें कि अल्फा कॉमा बीटा इसके अंदर आ रहा है एंड बीटा कॉमा गामा भी इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अल्फा कॉमा गामा भी इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा ऐसे बोला था बिलोंगिंग टू आर एंड बीटा कॉमा गामा बिलोंगिंग टू R1 इम्प्लाइज अल्फा कॉमा गामा बिलोंगिंग टू R1। तो अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू R1 मतलब अल्फा बराबर 2 बीटा, एंड इसका मतलब क्या हो गया, बीटा बराबर 2 गामा। तो डज दिस इम्प्लाई, अगर बीटा मैं यहां पे उठा के रख दूं तो इन दोनों से तो क्या इंप्लाई होता है, अल्फा बराबर 4 गामा। बट अगर अल्फा कॉमा गामा R1 में है तो अल्फा 2 गामा के बराबर होना चाहिए, और ये बोला है 4 गामा, तो उसका मतलब क्या, ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब ट्रांजिटिव होने का मतलब क्या है कि पहला नंबर अगर दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तो पहला तीसरे से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो पहला दूसरे से रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि पहला नंबर दूसरे का डबल है। दूसरा नंबर तीसरे से रिलेटेड है, उसका मतलब क्या है कि दूसरा जो है वो तीसरे का डबल है। तो पहला तीसरे का डबल थोड़ी ना हुआ, वो तो 4 गुना हो गया, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर देखो इन तीनों में से एक भी फेल हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। यहां तो तीनों ही फेल हो गए, ठीक है, बट अगर एक भी फेल हो जाए तो ये इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस किसी भी टाइप का नहीं है। ये ठीक है, सारी चीज इस पे
फेल हैं।